आई एम बैक विद द वीडियोज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमने एंजाइम्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन जो है वो हमने प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ा था। उसके बाद से जो है वो हमने आगे नहीं पढ़ा है, तो इंशाल्लाह ताला एंजाइम्स का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। फिर प्रोटीन्स पे भी जो लिपिनकॉर्ड के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो एंजाइम्स के टॉपिक पे थी, हमने प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिपिनकॉर्ड से, ठीक है, वो है हाउ एंजाइम्स वर्क। ठीक है, तो इसमें हम एक बात करते हैं एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, और एक हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिव साइट की। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी चेंजेस को समझने के लिए ये वाली डायग्राम, ठीक है, इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स की कुछ एनर्जी होगी क्योंकि, और वो प्रोडक्ट्स की कुछ एनर्जी होगी, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है उसकी कम होगी। ठीक है, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है। ओके, सो ये हमने सबसे पहले ना इसमें 3 बातें करनी है। पहले हमने बताना है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका ताल्लुक़ क्या है। फिर हमने बताना है कि एंजाइम जो है वो इस रेट ऑफ एक्टिवेशन को, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, यानी कि इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ट्रांजिशन स्टेट ने आगे कन्वर्ट हो जाना होता है प्रोडक्ट में। जो एक दफ़ा ट्रांजिशन स्टेट तक सबस्ट्रेट पहुंच जाता है उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाना होता है। जो यहाँ तक रुक गया या यहाँ तक रुक गया, जो यहाँ तक ना पहुँच सका वो प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म करेगा, लेकिन जो यहाँ पहुँच गया उसने ज़ाहिरी बात है आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, तो हमारे पास जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होगी उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस का गैप ज़्यादा आएगा, तो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। तो सबसे पहले हमने बताया फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक़ क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इन्वर्स होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम होना पड़ेगा। फिर एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स 2 काम करते हैं। एक तो ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करते हैं, स्टेबल करने का मतलब है उसको लेस एनर्जी पे लाते हैं, यानी कि अगर ये ऐसे था पहले तो ये लेस एनर्जी पे आ गया। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो गैप कम करती है। अब ये लो एनर्जी पे है तो इन दोनों का गैप कम होगा। तो एंजाइम ने एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड किया है कि जो है वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें। तो इसने क्या किया, ट्रांजिशन स्टेट को लोअर किया या स्टेबल किया, इसने अल्टरनेट पाथवे सप्लाई प्रोवाइड किया। लेकिन यहाँ पे जो एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि उन्होंने जो है वो पढ़ के आपको बताती हूँ। ठीक है, low energy of activation, the enzyme does not change the free energy of the reactants and products, therefore does not change the equilibrium of the reaction. It does however accelerate the rate by which equilibrium is reached. यानी कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी वो भी उतनी रही, जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी थी वो भी उतनी रही, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो जो है इसने सिर्फ अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड किया, इसने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको चेंज नहीं किया। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, बिटवीन द कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड। ठीक है, इसलिए इसने इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं किया, लेकिन वो इक्विलिब्रियम जो है वो कम टाइम में आ गया। तो ये सारा था, ये जो है एनर्जी चेंजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिव साइट की। केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिव साइट में ये बात है कि जो हमारे पास ये 3 काम करती है, बल्कि 4 काम करती है। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन, कोवलेंट एसिड बेस एसिड कैटालिसिस, कोवलेंट जनरल बेस कैटालिसिस, जनरल एसिड कैटालिसिस और कोवलेंट कैटालिसिस। सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिशन स्टेट वही जो मैंने आपको दिखाई है। पहले तो बताएं एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट होती है
जो सबस्ट्रेट है उसकी वो वाली साइड जहाँ पे अमाइनो एसिड्स एक ख़ास तरह से अरेंज हैं कि जहाँ पे जो है वो एंजाइम की वो साइड जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होती है और वहाँ पे स्पेशल तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि फिर कन्वर्ट कर देते हैं सबस्ट्रेट को इनटू द प्रोडक्ट। तो ये 4 काम हैं यहाँ मैंने लिखे हुए हैं: ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन, जनरल एसिड कैटालिसिस, जनरल बेस कैटालिसिस और कोवलेंट कैटालिसिस। सबसे पहले जो है वो ट्रांजिशन स्टेट है, उसके अंदर क्या है कि जो मैंने पहले ही बताया कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको लोअर एनर्जी पे लाने में भी जो है वो एक्टिव साइट का काम होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट रीच द इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि जो पहुंचते हैं ट्रांजिशन स्टेट में मॉलिक्यूल्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने तो आगे कन्वर्ट हो ही जाना है प्रोडक्ट में। अदर मैकेनिज़्म जो है वो जनरल एसिड, जनरल बेस और कोवलेंट। जो जनरल एसिड और बेस है इसकी एग्जांपल में हिस्टीडीन है, क्योंकि ये जो है एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों काम कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स pKa वैल्यू। और कोवलेंट में जो है वो सीरीन है। अब जनरल एसिड और जनरल बेस कैटालिसिस से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट पे वो या तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे और वो प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो या प्रोडक्ट्स भी तो जो है वो एक तरह से प्रोटीन्स ही होंगे ना, उन्होंने लिपिड्स तो नहीं ना बन जाना। तो उनके अंदर कोई क्या अमाइनो एसिड डालना है या कोई निकालना है, अगर उनमें से निकालना है तो एसिड कैटालिसिस की है, अगर उनके अंदर हाइड्रोजन आयन डाला है तो बेस कैटालिसिस की है। तो वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होंगे वहाँ एक्टिव साइट पे वो जो है वो उसकी जो है वो कह लें कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेंगे। ठीक है, उसको प्रोवाइड भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन उससे ले भी सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करेंगे तो बेस कैटालिसिस, उससे लेंगे तो एसिड कैटालिसिस, तो और या फिर उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और उसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और एंजाइम अलग हो जाए, तो वो है कोवलेंट एसिड एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स या कैटालिसिस। ठीक है, बस इस तरह से याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से रीडिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रोवाइड और इन अदर, यहाँ से द एक्टिव साइट कैन प्रोवाइड कैटालिटिक ग्रुप्स दैट इनहेंस द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। Some these groups can participate in general acid-base catalysis in which the amino acid residues provide or accept protons। ठीक है, यही वही बात जो मैंने बताई है। या फिर कोवलेंट कैटालिसिस से कोवलेंट बॉन्ड बना के भी वो कर सकते हैं, आगे एग्जांपल लिखिए। ठीक है, तो उसके बाद जो विजुअलाइजेशन है इसमें से कुछ भी नहीं करना, बस ये जो लास्ट लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है सबस्ट्रेट बाउंड टू द एंजाइम इज़ एट आ स्लाइटली लोअर एनर्जी दैन द अनबाउंड स्टेट, यानी कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है जब वो कंबाइन होता है एंजाइम से और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, उसकी एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट जो है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन की तरफ अब जा रहा है। तो इसलिए जो है वो ये डिप थोड़ा सा जो है वो इसमें शो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर माइकलिस मेंटन इक्वेशन और फिर सारा इंशाल्लाह चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।